क्लास 10। तो हमारा अध्याय है अशुद्धि शोधन पार्ट 4, संरचना संबंधी अशुद्धियाँ, स्ट्रक्चर रिलेटेड एरर्स। संरचना करने वक्त वाक्य की जब हम संरचना करते हैं तो उस समय क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं, तो उन अशुद्धियों को आपको पढ़ना है और उसी अशुद्धियों को हटा के फिर आप अशुद्धि शोधन कर पाएंगे। वाक्य संरचना की अशुद्धियों को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है और आप इसे समझ सकते हैं। पहला है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ, रूपांतरण रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ और अन्य अशुद्धियों में जैसे परसर्ग पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। तो आज हम पहला पढ़ने वाले हैं जो कि है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पद का क्रम जो है, किसी भी वाक्य का क्रम सही होना चाहिए। वाक्य में जो शब्दों का चयन आप कर रहे हैं क्रम के अनुसार करेंगे तभी आपका वाक्य सही होगा। प्रत्येक भाषा में वाक्य की संरचना में प्रयुक्त होने वाले पदों का क्रम निश्चित होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में आधारभूत पदक्रम है कर्ता क्रिया कर्म, अर्थात यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया आ रही है तो पहले कर्ता फिर क्रिया और अंत में कर्म आएगा। जैसे मोहन ड्रिंक्स मिल्क, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो अगर अंग्रेजी भाषा को देखा जाए तो उसमें पहले कर्ता आती है फिर क्रिया फिर कर्म, ठीक है। परंतु हम हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो हिंदी भाषा की संरचना का क्रम अंग्रेजी से अलग होता है। यहाँ क्रिया वाक्य के अंत में आती है तथा कर्म जो है वो मध्य में आ जाता है। जैसे देखिए, कर्ता कर्म क्रिया। जॉन दूध पीता है, तो सबसे पहले कर्ता कौन है? जॉन। कर्म क्या कर रहा है? वो दूध लेकर के पीने का काम कर रहा है, तो इसलिए कर्म कर्म का क्या होगा? दूध। क्रिया क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, और ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि इसमें क्रिया हो रही है कर्म के साथ, यानी वो दूध पीने का काम कर रहा है। वह आम खाता है, कर्ता क्या है? वह। कर्म क्या है? आम। और क्रिया क्या है? खाता है। तो क्रिया यानी कि क्या कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। कर्म किसके द्वारा ये कार्य हो रहा है? आम के द्वारा, यानी आम को खाने का कार्य हो रहा है। शिक्षार्थी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ ना करें, इसलिए उन्हें हिंदी के पदक्रम संबंधी नियमों की हिंदी की जो संबंधी जानकारी है वो दी जाती है। पदक्रम संबंधी नियमों की जानकारी। हिंदी के पदक्रम संबंधी नियमों के बारे में आपको बताया जा चुका, पुनः स्मरण कराने के लिए उनको आपको फिर से बताया जा रहा है। तो पदक्रम संबंधी नियम क्या है? या तो हमने अभी बताया कि हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में सकर्मक क्रिया आते हैं, यानी कि कर्ता कर्म क्रिया। जैसे माताजी खाना बना रही है, बच्चों ने फिल्म देखी। यदि क्रिया अकर्मक है, जब हम क्रिया देख रहे हैं कि अकर्मक यानी कि उसके साथ कर्म नहीं है, ठीक है, तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, यानी कि कर्ता क्रिया। जैसे कि लड़की सो रही है, पिताजी टहल रहे हैं, तो ये सोने की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? लड़की के द्वारा। यहाँ पे कर्ता क्या है? लड़की, और क्रिया क्या है? सोने का। लेकिन यहाँ पे कर्म है? नहीं है, तो ये अकर्मक है, यानी कि ये कर्म के बिना है। जब कर्म यानी कि कोई आपको सपोर्टिव काम नहीं मिल रहा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो किसी चीज़ के सपोर्ट के बिना कर रहे हैं, सहयोग के बिना कर रहे हैं, तो अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब कर्ता और अकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है तो अप्रत्यक्ष कर्म यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे देखिए, कर्ता अप्रत्यक्ष कर्म प्रत्यक्ष कर्म उसके बाद क्रिया, और ये क्रिया कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, क्रिया क्या है? देने की। कर्म क्या है? मिठाइयाँ, प्रत्यक्ष कर्म, और अप्रत्यक्ष क्या है? बच्चों को। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो सबसे पहले कर्ता फिर अप्रत्यक्ष कर्म फिर प्रत्यक्ष कर्म क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने, कर्ता क्या है? तुम्हारे पिताजी ने, ये कर्ता है। सब लोगों को अप्रत्यक्ष कर्म, इनाम क्या है? प्रत्यक्ष कर्म। दिए, ये क्या है? क्रिया, देने का कार्य हो रहा है। क्या देने का कार्य हो रहा है? कर्म क्या है इसके साथ? इनाम। और किसको देने का काम हो रहा है? अप्रत्यक्ष कर्म है, ठीक है। तो ये सब लोगों को। भाई साहब ने रामलाल जी को अपना मकान बेच दिया, तो भाई साहब क्या है? कर्ता। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर्म क्या है? रामलाल जी को, ठीक है। तो रामलाल जी के द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा, इसीलिए रामलाल जी जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर्म हो गए। अप्रत्यक्ष कर्म यानी कि अपना मकान, जो सामान दिया है वो क्या है? अपना मकान, और क्रिया क्या है? बेच दिया, मतलब बेचने का काम हुआ यहाँ पर।
इन वाक्यों में प्रत्यक्ष कर्म कर्म कारक में तथा अप्रत्यक्ष कर्म संप्रदान कारक में होता है। ये याद रखिएगा कि इन सभी वाक्य में प्रत्यक्ष कर्म कहाँ पे होगा, कर्म कारक में, और अप्रत्यक्ष कर्म कहाँ पे होगा, वो संप्रदान कारक में होगा। ठीक है। अब विस्मयादि बोधक वाक्यों में विस्मयादि बोधक पद वाक्यों के आरंभ में आ जाते हैं। जैसे उफ कितना शोर है, हाय सर में बहुत दर्द है, ओह कितना सुंदर दृश्य। तो जब भी हम कभी विस्मयादि बोधक वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें जो भी विस्मयादि पद होता है, जिन पदों को हम प्रयोग करते हैं इस वाक्य को बनाने के लिए, वो शुरुआत में ही आ जाता है। संबंध कारक के चिन्ह संज्ञा के पद के साथ का, के, की तथा सर्वनाम पद के बाद रा, रे, री के रूप में संबंधित संज्ञा पद के पहले आ जाते हैं। जैसे मीरा की साड़ी, सब्जी का थैला, मोहन के बेटे, मेरी बहन, अपना घर, आपका घर, हमारे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए जो संबंध कारक के जो चिन्ह हैं वो संज्ञा के पद के साथ ही आ जाएंगे, इसके साथ। ठीक है, ये संज्ञा के पद है, इसी के साथ ये आ जाएंगे शुरुआत में। हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या सदैव वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो जब भी हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या मेरे भाई को नौकरी मिलेगी, क्या उसकी शादी होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाले जो शब्द हैं वो उन्हें हम वाक्य की शुरुआत में प्रयोग करें। अन्य प्रश्नवाचक शब्द प्राय वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे तुम कब, कहाँ, कैसे, क्यों जाओगे। अन्य जो शब्द होते हैं जब हम क्या का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अन्य शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे, कब, कहाँ, कैसे, कौन, तो ये शब्द जो है वो वाक्य के मध्य में आएंगे। कभी कभी जब प्रश्न कर्ता पर आधारित होता है तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है। जब ये कर्ता के ऊपर आधारित है, कौन चलेगा, किसने नकल की, किसे चाहिए, मतलब ये किसके ऊपर आधारित है, कर्ता के ऊपर आधारित है ये प्रश्न, तो यहाँ पे शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है। प्राय विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं। जैसे छोटा कमरा, मोटा भाई, बेईमान लोग, मेरी बहन, आपका बेटा, किसका घर। ये सारे जो है वो विशेषण के शब्द हैं, ये सभी विशेष्य के पहले आएंगे। क्रिया विशेषण पद सदैव क्रियापद के पहले आते हैं। अब आप देखिए क्रिया विशेषण के जो पद हैं वो हमेशा से क्रियापद के पहले आते हैं। ये क्रिया विशेषण के पद हैं, ये क्रिया के पद हैं, तो क्रिया के पहले ये पद आ जाएंगे। उदाहरण देखिए, वह तेज़ी से दौड़ा, वह शाम को मिलेंगे, वह उस तरफ गया है, वह बहुत मोटा बहुत खाता है, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो है वो हमेशा क्रियापद जो है उसके पहले होगा। वाक्य में जहाँ तक विभिन्न क्रिया विशेषण पदों के एक साथ आने का प्रश्न है, हिंदी में क्रिया विशेषणों का क्रम निम्नवत रहता है। देखो, कालवाची, करणवाची, रीतिवाची, स्थानवाची। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। तो इस प्रकार से पद क्रम बनाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले अगर वाक्य में क्रिया विशेषण पद का प्रयोग एक साथ हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काल लेंगे, उसके बाद कारण लेंगे, फिर रीति और फिर स्थान। जैसे वह कल शाम को खाना खाने के लिए कार से होटल पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ पे कालवाची है, कारणवाची है और फिर रीतिवाची है और उसके बाद स्थानवाची। मैं आज रात को इंटरव्यू देने विमान से मुंबई जाऊंगा। इस प्रकार पद क्रम आपको लिखना है। पद क्रम जो है उस प्रकार से शब्दों को लगा करके आपको लिखना है। सबसे पहले काल बताना है, आज रात, फिर कारण बताना है, इंटरव्यू देने, उसके बाद रीति बताना है, विमान से, उसके बाद स्थानवाची बताना है, मुंबई जाऊंगा। तो इस प्रकार पद क्रम के अनुसार आप किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। निषेधवाची अवयव न, नहीं तथा मत का प्रयोग प्राय क्रिया के पहले किया जाता है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ न जाएं, मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। तो जो भी क्रिया है उसके पहले हम निषेधवाची अवयव यानी न का प्रयोग हमेशा हम क्रिया से पहले करें। आग्रह सूचक न का प्रयोग सदैव वाक्य के अंत में होता है। जब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो न का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वाक्य के अंत में। मेरे साथ चलोगी ना, रात को खाना खाओगे ना, मेरी बात मानोगे ना।
तो ना का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आखिर में करेंगे। कब, आग्रह सूचक, यानी कि जब हम किसी से आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह से शुद्ध करना है वो दिया गया है। आगे है, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति का होना बहुत आवश्यक है। पदों के क्रम में उचित स्रोत, उचित संगति ना होने की स्थिति में वाक्य अशुद्ध हो सकते हैं। जैसे देखिए, अतर्क संगत वाक्य और इसके बाद है तर्क संगत वाक्य। यह अशुद्ध है और ये शुद्ध है। खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, यह अतर्क संगत वाक्य है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य है। इसका जो तर्क दिया गया है वो गलत है। और शुद्ध क्या है, सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ। तो इस प्रकार वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो तर्क संगत होना चाहिए, जो आप तर्क दे रहे हैं उसका संगत जो है शब्दों का वो सही होना चाहिए, तभी आपका वाक्य जो है वो सही होगा। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। आप किताब क्या पढ़ेंगे, नहीं, क्या आप किताब पढ़ेंगे। वह जाएगी तोगी, वह जाए तोगी, वह तो जाएगी। कितना विभत्स ओफ दृश्य है यह, ओफ कितना विभत्स दृश्य है यह। पत्र ये किसने लिखे हैं, ये पत्र किसने लिखे हैं। गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान थे, विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। तो जी नियम मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, उसी नियम के अनुसार इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो आप इन सारे अशुद्ध वाक्यों को पढ़िए और इसके साथ शुद्ध वाक्य कैसे बनाना है उसको भी पढ़िए। ठीक है।